हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड सीजीएल से संबंधित ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें मुख्य हिंदी पेपर जो है उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो है भाषा के विभिन्न रूप, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा किसे कहते हैं, तथा इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो चले बिना कुछ देरी किए हम लोग आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो पहला है दोस्तों रचनात्मक भाषा। तो रचनात्मक भाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसमें साहित्य, पत्र पत्रिकाएं रची जाती है, रचनात्मक भाषा कहलाती है। रचनात्मक भाषा को ही साहित्य भाषा भी कहा गया है। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का साधन या माध्यम हो, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो दोस्तों तो राष्ट्रभाषा के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों का क्या मंतव्य था। ऐसा उस समय के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक थे, उन लोगों का विचार था कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो। और हिंदी के बारे में ही इन सभी का अपना मंतव्य या विचार हैं जो हम लोग देखेंगे। तो अंग्रेज़ों का क्या विचार था? तो पहले तो दोस्तों जो कंपनी थी जो उसी का सरकार भारत में था, उसने क्या किया था कि विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग नाम का एक विभाग खोला था, जिसमें अपने अधिकारियों को हिंदी सीखने की व्यवस्था दी थी। विलियम कैरी एक अंग्रेज थे, जिनका विचार था क्या कि हिंदी जो है वो किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश के सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है। उसी प्रकार एक अंग्रेज थे जिसका नाम था एच.टी. कोलब्रुक। ठीक है। उसने क्या लिखा था कि जिस भाषा का व्यवहार, ठीक है, भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि समाज सुधारक और धर्म और समाज सुधारक जो थे उसका क्या विचार था हिंदी के प्रति। तो राजा राम मोहन राय जो हैं उनका विचार था कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सभी को याद रखिएगा, जैसे कि ये कथन दे देगा कि इस समग्र देश की एकता के लिए समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। यह कथन किसका है? उसमें राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र, आर्य दयानंद सरस्वती, इन सभी का नाम दे देंगे। उसमें से आपको सही आंसर जो है वो क्या है कि राजा राम मोहन राय ने ये कहा था। उसी प्रकार ब्रह्म समाजी केशव चंद्र, इन्होंने क्या कहा था कि भारतीय एक कैसे हो, और इसके लिए उन्होंने अपना जवाब लिखा था कि उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो। आर्य समाज के संस्थापक हैं दोस्तों दयानंद सरस्वती जी। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि हिंदी के द्वारा सारे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस के लोगों का क्या विचार था, जो कांग्रेस के नेता थे। तो पहला है दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा था कि यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और उनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राजभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। नितांत आवश्यक मतलब कि बहुत ही जरूरी, और इसी को अपना मतलब परिभाषित करने के लिए उन्होंने कहा था, जो बहुत ही जोरदार शब्द है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। समझ सकते हैं कि अगर कोई गूंगा है तो उसके लिए भाषा कितना जरूरी हो। उसी प्रकार दोस्तों वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान सभापति के पद पर से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा कि मेरा मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ठीक है। सी गोपालाचारी जो है उन्होंने कहा था दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा कि हिंदी भारत की राजभाषा तो है ही, यह जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। आगे हम लोग देखेंगे राजभाषा। तो राजभाषा किसे कहते हैं दोस्तों? तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। यही भाषा सरकारी कामकाज चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे संपर्क भाषा। संपर्क भाषा दोस्तों अंग्रेजी के लिंग्वा फ्रैंका से लिया गया है, और लिंग्वा फ्रैंका का अर्थ होता है लोक बोली या सामान्य बोली। ठीक है। जिस भाषा के माध्यम से एक क्षेत्र के लोग अन्य क्षेत्रों के निवासियों से अथवा एक भाषा बोलने वाले लोग अन्य भाषा भाषियों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं।
अब हम लोग देखेंगे संचार भाषा, जिसका परिभाषा है लोगों तक सूचनाओं एवं भावनाओं को पहुंचाने या आदान प्रदान करना ही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के मुख्य 3 माध्यम हैं, मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम। पहला है श्रव्य माध्यम। चलो मुद्रित माध्यम हम लोग देखेंगे। तो मुद्रित माध्यम जो है दोस्तों वैसे जनसंचार के माध्यम है जिसके संपादन का कार्य मुद्रण से प्रकाशित होता है, वे मुद्रित माध्यम कहलाते हैं, जैसे समाचार पत्र, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएँ आदि। और इसकी खामियां भी है दोस्तों। क्या है? तो यह है कि सबसे बड़ी खामी है कि केवल साक्षर लोग ही इससे विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे होंगे, जो पढ़ने जानते होंगे वही पेपर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट में आप कुछ देख सकते हैं आदि। तो दोस्तों है श्रव्य माध्यम। तो रेडियो मूलतः एक रेखीय जनसंचार का माध्यम है। इस माध्यम से प्राप्त समाचार के लिए नियत समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी कि समाचार जिस समय सुनाया जाएगा रेडियो पर तभी तो हम लोग सुन सकेंगे। अगर 9 बजे का टाइम है तो हमें 9 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसकी खूबी है रेडियो के दोस्तों कि इसको दोनों तरह के लोग प्रभावित होते हैं, जो साक्षर हैं या जो नहीं भी हैं, निरक्षर हैं, वो भी। और हम लोग इसमें खामियां क्या है कि दोबारा हम लोग रेडियो को नहीं सुन सकते हैं अगर उसी समय हम लोग चाहें तो। तीसरा माध्यम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या टेलीविज़न, जिसको दृश्य माध्यम इसी को बोलते हैं। तो इसके रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय संचार माध्यम है। जनसंचार का सबसे सुलभ, लोकप्रिय और सशक्त अगर माध्यम है तो वो क्या है? टेलीविज़न, जिसको दूरदर्शन भी बोलते हैं। चलिए हम लोग भाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हैं। तो पहला है अनुच्छेद 343, जिसमें जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह उल्लेख है। अनुच्छेद है 344, जिसमें राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राजभाषा जैसे हिंदी को माना गया तो उसके लिए एक आयोग का निर्माण जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, इसके लिए उपबंध है, जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित नियम होंगे। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख इसमें है, यानी कि 2 राज्य आपस में कैसे बातचीत करेंगे, कैसे सरकारी कामकाज करेंगे, किस भाषा में करेंगे, उसके बारे में ये है 346, अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 347, किसी राज्य द्वारा एक राज्य की दूसरी भाषा को घोषित, मतलब किसी राज्य में दूसरी भाषा घोषित करने के उपबंध में, यानी कि अगर कोई राज्य अपना लोकल भाषा को अपना राजभाषा बनाना चाहता है तो उसके लिए जो अनुबंध है वो किस में है? अनुच्छेद 347 में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 348। तो अनुच्छेद 348 में है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भाषा का उपबंध क्या है, यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो भाषा क्या होगी, तो उसके बारे में। असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानदेव और नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने हिंदी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। ठीक है। महर्षि दयानंद ने हिंदी में सत्य प्रकाश की रचना की थी। तो सत्य प्रकाश की रचना अगर आपको शतार्थ प्रकाश की रचना अगर पूछ दे कि किस भाषा में है तो हिंदी में है, किसकी रचना है तो महर्षि दयानंद की है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा।